Good morning, students. We will be starting a new chapter today. The chapter which we are starting is chapter 5 in the second part of the book, and the name of the chapter is Challenges to the Restoration of the Congress System. क्या नाम है चैप्टर का? चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन टू कांग्रेस सिस्टम. In this chapter we will be talking about the initial beginning stage of Indian independence. क्या क्या हुआ उसके बाद. Till yet, what we have read is how we have started the journey of independence. कैसे शुरू करी हमने? Many challenges were there in front of us. बहुत सारे challenges आ रहे थे हम लोगों के बीच में. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें, सोशल डेवलपमेंट की हम बात करें, किसी भी फील्ड की हम बात करें, we were very backward. So the independent India was nil of everything. ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ना पास में पैसा है, ना नेचुरल रिसोर्सेज बचे हैं, ना रॉ मटेरियल हमारे पास बना है, बचा है टू री इन्वेंट और स्टार्ट एन इंडस्ट्री. सो ये हालात थे हमारे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे. हाउ द लीडर्स हैज टेकन इनिशिएटिव and they have proved themselves. How we begin the journey of independence? We have seen, we have started working on 5-year plan program for the economic development. हमने agriculture sector को भी हम साथ में लेके चले. These all things we have already discussed till yet. How our foreign policy was being made, what we have done towards Afro-Asian unity, all these things we have discussed. NAM, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं. What kind of relationship we have with our neighbors, क्या था वो सारा, that also we have discussed. तो अब हम ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं? ये सारी चीज़ें हो रही हैं when पंडित नेहरू was our प्राइम मिनिस्टर. सो कैसे, उनके बाद क्या हुआ, वो चीज़ें अब हम आगे पढ़ेंगे. अब व्हेन वी स्टार्ट ऑफ विद दिस चैप्टर, सबसे पहला जो टॉपिक आपको यहाँ पर मिलता है वो मिलता है चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन. कैसे? इन मे 1964 पंडित नेहरू डाइड. अभी तक हम देखते हैं ऑल द इनिशिएटिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आर बीइंग टेकन बाय पंडित जी हिमसेल्फ. सो अभी क्या होता है, मई 1964 में एक बहुत लंबी बीमारी के बाद नेहरू जी जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है. अब आफ्टर नेहरूज डेथ अ वेरी बिग क्वेश्चन वॉज बीइंग रेज्ड कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या रेज होना चाहिए था? क्वेश्चन होना चाहिए था हु आफ्टर नेहरू हु, बट क्वेश्चन रेज हुआ व्हाट. अब भाई हु और व्हाट में क्या डिफरेंस है? देखो, एक प्राइम मिनिस्टर चला गया तो दूसरा कौन बनेगा? क्वेश्चन ये होना चाहिए था ना, हु विल बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर और
नेशनल लेवल पर अभी तक जो भी हो रहा था वो किसने किया, वो सारा डेवलपमेंट प्लानिंग एवरीथिंग दे ऑल डन बाय पंडित नेहरू। तो अब ये आ रहा था कि इंडिया जैसी एलडीसी कंट्री में नेहरू के बिना क्या होगा इंडिया का, क्वेश्चन ये रेज किया जा रहा था। तो क्या रही वो सक्सेशन जर्नी, क्या रही, कैसे क्या हुआ, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। In the newly independent country like India, after Nehru, the question of succession जो है वो रेज किया कि नेहरू के बाद क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो रेज हुआ वो ये रेज हुआ कि सीरियस डाउट्स वर बीइंग थ्रोन अपॉन इंडिया बाय द आउटसाइडर्स अबाउट द डेमोक्रेटिक पार्ट विच वी वर इन, कि अब जो डेमोक्रेसी हम लोगों ने ऑप्ट की थी, क्या नेहरू के बाद हम उस डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। खैर 64 में नेहरूज डेथ के बाद सक्सेशन के क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि दो चीज़ सामने आती हैं हमारे, कि जितने भी इंटरनेशनल क्रिटिक्स थे वो ये मानते थे कि अभी तक इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हुआ है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पंडित नेहरू, एंड अकॉर्डिंग टू देम इंडिया कैन नॉट प्रूव इटसेल्फ विदाउट नेहरू। ये दोनों चीज़ें तो थी, ये सामने आ रही थी। अब पॉलिटिकल रोल, आर्मी का पॉलिटिकल रोल क्या बढ़ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट व्हाट अबाउट द डेमोक्रेटिक फ्यूचर ऑफ द कंट्री, विल इंडिया एबल टू कीप इट अप और नॉट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द इंडियन आर्मी और बाय द इंडियन आर्मी, इट कुड बी encouraged और नॉट, है ना। मल्टीपल क्वेश्चंस वर बीइंग रेज्ड। डाउट था कि जो नई लीडरशिप आएगी विल दे बी हैंडल टू the multiple crises which our country is facing, or the problems which are awaiting their solutions। इसीलिए एक और चीज़ 1960 से और 70 तक का ये जो डेकेड था, इसको डेंजरस डेकेड के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में 1960s का जो एरा है वो उसको डेंजरस डेकेड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम थी हमारी उस वक्त, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिवीजन ऑफ द कंट्री, एंड द कम्युनल एंड रीजनल डिवीजन ऑफ द कंट्री दे लेड टू द फेलियर ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट एंड कुड लेड अस टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो आ रही थी। खैर, इट वॉज नॉट ईजी टू चूज अ पर्सन हु विल सक्सीड नेहरू। एट दैट टाइम के कामराज, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सो के कामराज जो हैं, उन्होंने जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स थे उनके साथ मिलकर मीटिंग की और एक कॉमन नाम निकल के सामने आया, वो था पंडित लाल बहादुर शास्त्री का। ही वॉज unanimously, without any discussion, without any noises, he was being chosen as the leader of Congress parliamentary party, and thus he become the new prime minister of the country। तो बिना किसी अपोजिशन के शास्त्री जी को चुन लिया जाता है। एक्चुअली शास्त्री जी डू डिजर्व दिस थिंग, वो ये डिज़र्व करते थे। एक्सपीरियंस वाइज हम देखें तो भी ही वॉज नोन एज अ मैन ऑफ सिंप्लिसिटी। ही वॉज बीन अ मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट ट्वाइस, और एक बहुत मेजर रेलवे मिनिस्टर थे वो, बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था। सो मॉरल ग्राउंड्स ही रिज़ाइन, वो रिज़ाइन
कर देते हैं मॉरल ग्राउंड पे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ऑफ दैट पर्टिकुलर मेजर रेलवे एक्सीडेंट. नाउ दिस इज हाउ शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर इन 1964. शास्त्री जी कब से कब तक बने हमारे प्राइम मिनिस्टर? 1964 से हमारे प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी बनते हैं 66 साल, ओनली फॉर 2 years. 2 years ही कैसे रहा इनका कार्यकाल वो हम देखते हैं. बहुत ब्रीफ रहा प्राइम मिनिस्टरशिप शास्त्री जी की. इन these 3 years only the country faced 2 major challenges. शास्त्री जी के टाइम में 2 मेजर चैलेंजेस जो थे वो कंट्री के सामने आए. सबसे पहला वॉर विद चाइना, 65 में हमारी वॉर हुई थी चाइना के साथ. लगातार फेलियर ऑफ मॉनसून लेड टू द ड्रॉट एंड सीरियस फूड क्राइसिस presented a very huge challenge in front of the government. That is why only शास्त्री जी ने क्या कहा था? इन्होंने ही दिया था स्लोगन जय जवान जय किसान. जवान क्यों? क्योंकि चाइना के साथ हमारी वॉर हुई थी. इन दैट द आर्मी, इंडियन आर्मी प्रूव्ड इटसेल्फ. तो उससे पता चलता है क्या इम्पोर्टेंस क्या है, किसकी? आर्मी की क्या इम्पोर्टेंस है वो उन्होंने प्रूव कर दिया. सेकेंडली लगातार 2 साल तक ड्रॉट पड़ने की वजह से जो फूड क्राइसिस हमारे सामने आ गई थी, उन फूड क्राइसिस से कौन निकाल सकता था हमको? किसान. तो किसान की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है ये चीज़ भी उन्होंने प्रूव की थी. So this phrase which he has given, it symbolized the country's resolves to face both the challenges of war as well as drought. Now Shastri's prime ministership came to an abrupt end. कब? 10th January 1966 में हम देखते हैं कि वेंट टू ताशकंद. पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही थी, उसके ताशकंद समझौता जो साइन हुआ था उसको साइन करने के लिए USSR ताशकंद को गए हुए थे. मोहम्मद अयूब खान के साथ उनकी ये जो डीलिंग है ये होनी थी, जो कि प्रेसिडेंट थे उस वक्त कहाँ के? पाकिस्तान के. अनसस्पिशियस कंडीशंस में शास्त्री जी की डेथ हो जाती है और इनके डेथ पर जो कंट्रोवर्सी है वो आज तक भी है. अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव्स दैट शास्त्री जी वॉज बीइंग पॉइजन, क्योंकि रात को क्या करा उन्होंने? दूध पिया और उनकी सुबह वो डेड मिली और उनकी बॉडी जो है उस वक्त जो है नीली थी. तो ये एक प्ली है कि ही वॉज बीइंग पॉइजन, लेकिन जो उनका रीज़न दिया जाता है डेथ का वो दिया जाता है हार्ट अटैक. सो डालमिया है, चीज़ें क्लियर नहीं है. बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसके बाद इस पर रेस किए जाते हैं. कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना. तो कंट्रोवर्सी है, थिंग्स आर नॉट क्लियर, चीज़ें साफ बिल्कुल भी नहीं है. तो दिस इज़ हाउ हम देखते हैं पंडित नेहरू से शास्त्री जी सक्सेसर बने. बहुत एलिजिबल सक्सेसर थे, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ जो है वो नहीं रह पाते हैं. दिस इज़ हाउ उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो भी एंड हो जाती है. अब शास्त्री जी के बाद क्या? बहुत छोटे, इसका जो बहुत छोटा कार्यकाल रहा. शास्त्री जी के बाद किस तरह से प्राइम मिनिस्टरशिप इंदिरा गांधी के पास आती है? इंदिरा गांधी के पास आती है, दैट वी विल स्टडी नाउ. Thus we see that Congress, not only the country
But Congress, they faced the same problem after 2 years. 2 साल के बाद फिर से वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है that now what to do, कि अभी जो है वो क्या करें, क्या करा जाए. This time there was an intense competition. किसके बीच में है? Between the chief minister of Bombay, कौन थे? मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई was a big leader. उनके बाद में उनके अगेंस्ट में कौन है? इंदिरा गांधी. अब 2 कैंडिडेट है हमारे पास, मोरारजी देसाई और दूसरी तरफ है हमारे पास इंदिरा गांधी. इन दोनों में से किसी एक को इलेक्ट करना है. दोनों स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे सामने दे रहे हैं. सो हियर वी सी दैट आफ्टर शास्त्री देयर वाज अ सिवियर कंपटीशन बिटवीन द daughter of Nehru, Indira Gandhi, and Morarji Bhai Desai. Morarji Bhai Desai was the senior most leader, among one of the senior most leader of Congress party. Now, his thought process was like that, like Indira is very new, and we are serving party and country from very long period of time. सो बीइंग एक्सपीरियंस्ड वन, मोरारजी देसाई को लगता था कि उनका जो कैंडिडेचर है दैट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्ग. लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग हुई और मोरारजी भाई देसाई को डिफीट करके इंदिरा गांधी जो हैं वो जीत जाती हैं. अब इनकी जीत के पीछे सीनियर मेंबर जो हैं वो माने जाते हैं. अब क्यों किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि what they thought that as Indira is very much new in the field, so she will work under their guidance. जितने भी सीनियर लीडर्स थे उन्होंने ये सोच के इंदिरा को सपोर्ट किया कि बहुत नई है, अनएक्सपीरियंस है, तो शी विल वर्क अंडर अवर गाइडेंस. लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उल्टा. तो दिस इज हाउ वी सी कि शास्त्री जी के बाद सक्सेशन जो है प्राइम मिनिस्टरशिप का वो इंदिरा गांधी के पास आ जाता है. अब इट टुक सम टाइम टू फॉर द न्यू प्राइम मिनिस्टर कुड सेटल डाउन. लाइक इंदिरा हैज बीन वेरी एक्टिव पॉलिटिकली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स. ऐसा नहीं था दैट शी वॉज नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स. She was very active in Indian politics. She had served as a minister in Lal Bahadur Shastri's cabinet for a short period of time. The senior leaders of Congress, they supported Indira on this behalf only. Within a year of becoming the prime minister, Indira Gandhi had to lead party in a Lok Sabha election. 67 जब के जनरल इलेक्शन आ गए, 66 में इंदिरा गांधी बनी थी. दिस वॉज द 4th जनरल इलेक्शन. 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी और 7th में हम देखते हैं 4th जनरल इलेक्शन जो है वो हमारे आ गए थे. तो शी अंडर हर पीएमशिप this was the first election which Congress was going to contest. 1967 जो है के जो elections हैं they are being considered as a landmark in political and electoral history of India. सबसे important elections इन्हें consider किया जाता है क्योंकि ये पहले election थे जो कि Congress party was fighting not in the leadership of Nehru. अभी Nehru being an experienced person सारी चीज़ों को संभाल लिया करते थे. अभी जो उनकी लीडर हैं as she was very new. तो ये था. उसके बाद we see that in prevailing political environment and the economic situation, it was triggered. Prices were going high. That entire
decade we have already talked is being called a dangerous decade. 2 प्राइम मिनिस्टर्स हमने खो दिए, वॉर हो गई हमारी, उसके बाद हम देखते हैं सूखा पड़ा लगातार 3 साल तक, तो हमारे पास फूड क्राइसिस जो है वो भी आ गए थे. तो ओवर इन ऑल द सिचुएशन वॉज वेरी मच डिफिकल्ट एंड इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई पीपल. लोगों को सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इंदिरा गांधी के लिए. अब इसी के साथ एक और चैलेंज जो इंदिरा गांधी के सामने आ रहा था, वो क्या आ रहा था? द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी दे लैंडेड स्ट्रगल ऑफ ग्रेट इक्वालिटी. ये लोग भी अपनी नई विचारधारा के साथ कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा कंपटीशन प्रेजेंट कर रही थी. अपार्ट फ्रॉम दिस 1960s में हिंदू मुस्लिम दंगे जो हुए थे उनका प्रभाव भी इन सब चीज़ों पे पड़ रहा था. मोर ओवर हम देखते हैं तो एक नॉन कांग्रेसिज्म की जो लहर है वो लोगों के बीच में आ रही थी. सो देयर आर मोर ओवर देयर वर मेनी लीडर्स विद इन द कांग्रेस पार्टी जिन्हें ये लगता था दैट इंदिरा गांधी विल नॉट बी एबल टू हैंडल द पार्टी ऑन हर ओन. इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ शायद इंदिरा गांधी पूरे इलेक्शन को नहीं हेल्ड कर पाएंगी. तो अब विद इन द पार्टी भी उनके ऊपर कॉन्फिडेंस कुछ एक पार्ट ऑफ द पीपल को कम था. ऐसी सिचुएशन में, ऐसे बैकग्राउंड में हम देखते हैं इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शंस लड़े. बहुत इंपॉर्टेंट थे ये, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. कंट्री हैज चेंज, has witnessed many challenges in these years. The प्राइम मिनिस्टर्स का जो क्विक सक्सेशन है वो देखा, नए प्राइम मिनिस्टर सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है. 3rd प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं उनका, जो आई हैं इंदिरा गांधी, उनका कार्यकाल जो है वो बहुत छोटा रहा. ये सारी चीज़ें हुई. इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी. पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के मन में ही था, लोग खुलकर इस चीज़ में सामने भी आने लगे थे. कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी हैं, ये ऑलरेडी आ चुकी थी. यही हम देखते हैं इस दौरान CPI-M में कम्युनिस्ट पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, CPI और CPI-M. मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट जो है ये अलग हो जाते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हम लोग फेस कर रहे हैं. दूसरी प्रॉब्लम भी हमने बात करी, नॉन कांग्रेसिज्म का जो एक बहाव है वो आ रहा था. कैसे आ रहा था नॉन कांग्रेसिज्म? देखो, अपोजिशन पार्टीज दे वर इन द फुट फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट. अभी तक हम क्या देखते हैं, कांग्रेस वॉज बीइंग सर्व्ड, रूल्ड बाय very experienced leaders. So when the other parties come to know कि नेतृत्व जो है इस वक्त वो बहुत वीकर हैंड्स में है, तो वो इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे थे. प्रॉब्लम तो थी, अब वो कलेक्टिवली इस सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो है ऑब्वियसली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे और एक नॉन कांग्रेसी लहर पूरे देश में चलाने की कोशिश कर रहे थे. तो इससे भी इंदिरा गांधी को लड़ना था. these opposition parties जो हैं ये क्या कर रही थी, they felt that the inexperience of Indira Gandhi and the internal factionism which is going on inside the Congress party, it will provide them an opportunity to top up the Congress. उनको ऐसा लग रहा था कि ये जितनी सारी प्रॉब्लम इस वक्त चल रही हैं, कांग्रेस के अंदर भी ग्रुपिज्म हो रहा है, ये सबको दिख ही रहा था, इसका फ़ायदा उठाकर वो लोग कांग्रेस पार्टी को लेट डाउन कर सकते हैं और इलेक्शन में अच्छा इलेक्टोरल लाकर अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं. सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे राम मनोहर लोहिया, ही गेव दिस स्ट्रैटेजी अ पर्टिकुलर नेम, नॉन कांग्रेसिज्म. ये जो नॉन कांग्रेसिज्म वर्ड है, इसके जनक जो हैं, इसके जो इन्वेंटर हैं वो राम मनोहर लोहिया हैं, जिन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म के नाम से इस लहर को आगे चलाया. अब इन सब बिहाफ्स पे जो है वो इलेक्शन फाइट होता है. अब इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या बोलता है उसके बाद का.
The fourth general election to the Lok Sabha and state assemblies were held in February 1967. February 1967 में हमारे फोर्थ जनरल इलेक्शन जो है वो होते हैं. The result jolted the Congress at both national and state level and it was termed as political earthquake. 1967 के जो इलेक्शंस हैं इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक का नाम भी दिया जाता है. कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट ए मेजॉरिटी इन लोकसभा बट विद इट्स लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स. गवर्नमेंट बनाने में तो कामयाब हो गए लेकिन जो सीट की टैली है वो सबसे कम थी, है ना. और 1952 से अब तक मतलब 3 जनरल इलेक्शंस में जितनी मेजॉरिटी से वो लोग आ रहे थे उतनी मेजॉरिटी नहीं मिली थी. इवन हाफ ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स दोज हु वर सर्विंग इन द कैबिनेट वो भी अपना इलेक्शन हार गए थे. जो बहुत बड़े नामचीन कदवार नेता थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, वो अपना इलेक्शन हार गए थे. इनमें से इवन के कामराज जो खुद कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे तमिलनाडु से, वो अपना इलेक्शन हार गए थे. एस.के. पाटिल जी महाराष्ट्र से इलेक्शन हार गए थे. बिहार से हम देखते हैं अतुल्य घोष बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के, वो अपना इलेक्शन हार गए थे. के.बी. सहाय बिहार से हार गए थे. अतुल घोष बंगाल से हार गए थे. मतलब बहुत जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो अपना इलेक्शन जीतने में कामयाब नहीं हो पाते हैं. अब इसकी वजह से क्या होता है, एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज इंडियन पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलता है. जैसे एक पॉपुलर सेइंग थी क्या कि इफ अ पर्सन टेक अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा, ऐसा कोई भी स्टेट वो क्रॉस नहीं करेगा जो कांग्रेस रूल्ड है. ये चेंज हो गया था. बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस अपनी मेजॉरिटी मेंटेन रखने में नहीं हुई थी. मतलब लोग खुल के कांग्रेस के अगेंस्ट में वोट कर रहे थे, जो इस इलेक्शन से पहले कभी भी हमको देखने को नहीं मिलता है. और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हुई क्या, 1967 के इलेक्शन से कोलिशन पॉलिटिक्स जो है वो इमर्ज होती है इंडियन पॉलिटिक्स में. क्या कि the election of 1967 they brought up into the picture the clear phenomena of coalition governments, मिली जुली सरकार. क्या होती है coalition governments? जब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती, उनका जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मेक अ गवर्नमेंट. वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियाँ मिलके सरकार बनाती हैं, वो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है. अब यहाँ से कोलिशन का जब शुरू होता है एरा, नई चीज़ है बिल्कुल इंडियन पॉलिटिक्स में. अब हम यहाँ क्या देते हैं, किसके कैसे हुआ. जैसे बहुत सारे केसेस में आइडियोलॉजिकल कोलिशन नहीं हुआ, सिर्फ सत्ता पाने के लिए कोलिशन हुआ. एसवीडी गवर्नमेंट थी बिहार में, वो लोग जो थे दे इंक्लूडेड 2 सोशलिस्ट पार्टीज, एसएसपी और पीएसपी. इन दोनों ने मिलके सीपीआई के साथ, कम्युनिस्ट लोगों के साथ मिलकर इन्होंने जो है लेफ्ट और जनसंघ इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई. पंजाब में इसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया, जिसमें 2 राइवल ग्रुप जो थे उस वक्त के, अकाली पार्टी और संत ग्रुप, जिसको कि मास्टर ग्रुप भी बोला जाता था, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इन तीनों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई. और रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ ने भी इनका साथ दिया. मतलब बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग जो रीजनल पार्टी वहाँ की इफेक्टिव थी, उन लोगों ने अलग अलग तरह से कोलिशन बना के गवर्नमेंट को फ्रेम किया. अब यहाँ पर देखने लायक बात क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज देयर आइडियोलॉजी इज नॉट सेम एट ऑल, और वेयर आइडियोलॉजी इज नॉट सेम एट इन दैट कंडीशन देयर we can say the result or outcome of the government couldn't be good. क्योंकि किसी वो लोग सिर्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए हुए, बाकी किसी चीज़ में उनकी आपस में बनती नहीं है. सो जो इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं वो आने लगी. कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से एक नई बीमारी
जो है वो पॉलिटिक्स में शुरू होती है, दैट इज डिफेक्शन। अभी तक भी चल रही है, एंटी डिफेक्शन लॉ भी बना है इसमें। खैर, क्या था डिफेक्शन? डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी on whose symbol he or she elected and joins another party। मतलब सपोज मैं बीजेपी के कैंडिडेट हूँ, मैंने बीजेपी के एज अ बीजेपी कैंडिडेट इलेक्शन फाइट किया, मैं जीत गई, लेकिन फिर मैं छोड़ के, जीतने के बाद बीजेपी छोड़ के मैं कांग्रेस में शामिल हो जाती हूँ। अब द कॉन्स्टेंट रिअलाइनमेंट्स एंड शिफ्टिंग पॉलिटिकल लॉयल्टीज इन दिस पीरियड gave rise to the expression आया राम गया राम। ये एक नई चीज निकल के सामने आई। मतलब डिफेक्शन क्या है? आपने सिंबल लड़ा तो किसी और के सिंबल से इलेक्शन आप जीत गए, और वो पार्टी जो है गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, तो आप दूसरी पार्टी जो गवर्नमेंट बना पा रही है उसमें जाके शामिल हो जाते हो। ये एक नई स्ट्रैटेजी जो हुई, यहीं से आया राम और गया राम की राजनीति शुरू होती है। अभी आया राम और गया राम क्या थे? देखो, दिस एक्सप्रेशन आया राम एंड गया राम, इट बिकम्स वेरी पॉपुलर इन द वोकैबुलरी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत फेमस हुआ और बहुत सारी जगह पर यूज भी किया जाने लगा। लिटरली इफ व्हेन वी ट्रांसलेटेड इट, तो क्या है? राम कम्स एंड राम वेंट। ये ओरिजिनल एक्सपीरियंस आया। गया लाल एक मिनिस्टर, एक लीडर हुए थे, पॉलिटिकल लीडर हुए थे यहाँ पर, हरियाणा में। इन्होंने क्या करा? गया लाल एमएलए थे हरियाणा में 1967 में। इन्होंने 3 बार पार्टी चेंज की एक फोर्टनाइट। इन वर्ल्ड फोर्टनाइट ही हैज चेंज पार्टी थ्राइस, क्योंकि उस वक्त एंटी डिफेक्शन लॉ था नहीं। जब मन करा जब पार्टी चेंज कर ली, कांग्रेस से बदल के बीजेपी में चले गए। इन्होंने ज्यादा लालच लिया कि मिनिस्टर बना देंगे, गवर्नमेंट बन रही है, इधर आ गए। तो ये अदला बदली जो हुई, इसको आया राम और गया राम, क्योंकि गया लाल जी थे इसीलिए आया राम गया राम इसको नाम दिया गया। तो इन्होंने क्या करा? ही वॉज बेसिकली कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, वहाँ से फिर कांग्रेस में आए और फिर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में गए। अब क्या कहा जाने लगा? इट इज सेड दैट गया लाल डिक्लेयर हिज इंटेंशन टू क्विट द यूनाइटेड फ्रंट एंड ज्वाइन द कांग्रेस। द कांग्रेस लीडर राव विजेंद्र सिंह थे उस वक्त हरियाणा में। ही ब्रॉट हिम टू द चंडीगढ़ प्रेस एंड ही डिक्लेयर्ड देयर कि गया राम इज नाउ आया राम। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो हुए थे, तो एक नई तरह की राजनीति इंडियन सिनेरियो में हमको देखने को मिलती है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम जो है वो निकल के सामने आई, स्प्लिट इन कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 अलग अलग पार्ट्स में बढ़ती हुई हमको नजर आती है। इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट्स, 2 चीज हुई। 67 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस सॉ स्प्लिट ड्यू टू द वेरियस डिफरेंसेस। बहुत सारे डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में थे, और द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ओपोजिशन पार्टीज बट फ्रॉम हर ओन पार्टी। जो मेजर चैलेंज था इंदिरा गांधी के लिए वो किसी बाहर की पार्टी से नहीं, खुद उन्हीं की पार्टी से निकल के आया। अभी इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट्स। सिंडिकेट्स क्या थे? सिंडिकेट वो दिस नेम या ये इनफॉर्मल नेम था विच वॉज गिवन टू द ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स who were in control of the party organization. Now it was led by the chief minister of Tamil Nadu, K. कामराज। देखो, सिंडिकेट वो ग्रुप था, सिंपल लैंग्वेज में समझो, सिंडिकेट वो ग्रुप था जो इंदिरा के अगेंस्ट में था। वो सारे थे सब कांग्रेस में, द पीपल हु वर इन द पार्टी बट अगेंस्ट इंदिरा, वो ग्रुप ऑफ लीडर्स इज नोन एज सिंडिकेट्स। इस ग्रुप में बहुत लोग थे। अब इन दोनों का अलग अलग यहाँ से 2 पार्ट्स में हो जाती है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ कांग्रेस ओल्ड।
ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। हालांकि कांग्रेस ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई और उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो अभी जो कांग्रेस हमको देखने को मिलती है दैट इज एक्चुअली एट दैट टाइम की कांग्रेस आर, जो अलग हो गई थी इंदिरा गांधी के साथ में। सो एंड इंडियन पॉलिटिक्स दे इंदिरा गांधी वॉज एबल टू गेन द पावर एंड प्रेस्टीज आफ्टर 1971। काफ़ी खराब फेज रहा 71 तक इनका। तो दिस इज हाउ स्प्लिट हो गया कांग्रेस में। कैसे? सिंडिकेट्स वॉज अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। तो इंदिरा ने दो मेजर चैलेंजेस फेस किए। पहला, सिंडिकेट्स टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम सिंडिकेट्स टू वर्क टुवर्ड्स रीगेनिंग द ग्राउंड दैट कांग्रेस हैज लॉस्ट इन 1967 इलेक्शन। दो मेजर वर्क्स थे इंदिरा के लिए। पहला, इन सिंडिकेट्स को हटाकर रीएस्टेब्लिश करना अपनी सुप्रीमेसी। दूसरा, जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट 1967 के इलेक्शन में इन्होंने खो दिया है उसको रीगेन करना। अब 1969 में हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे हमारे। वहां पर ये जो फैक्शन इनकी राइवलरी थी ये बिल्कुल क्लियर आ गई सिंडिकेट्स की और इनकी। कैसे? इसीलिए 1967 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। दिस फैक्शनल राइवलरी between the syndicates and Indira Gandhi was clearly visible when the post of the Prime Minister was vacant in 1969। कैसे हुई थी? जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी तो वो पोस्ट वैकेंट हो गई थी। उसमें क्लियरली आ गया है सामने। कैसे? सिंडिकेट्स जो है दे सपोर्टेड ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस जो कि एन संजीव रेड्डी है। कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट कौन थे? एन संजीव रेड्डी। तो एक्चुअली पूरी कांग्रेस को संजीव रेड्डी को इफेक्ट करना था, लेकिन इंदिरा गांधी पर्सनली वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही थी। दो कैंडिडेट खड़े थे। ऑफिशियल कैंडिडेट कौन थे? संजीव रेड्डी। तो कांग्रेस के सारे लोगों को इनको सपोर्ट करना था, लेकिन पर्सनली इंदिरा गांधी वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही थी। तो ये क्या क्लियरिटी दिखा रहा था? जो इंदिरा के सपोर्ट में है वो वीवी गिरी को सपोर्ट करे। इंदिरा ने किसी को सपोर्ट करने को नहीं बोला, लेकिन मतलब विदाउट एनी वर्ड्स दिस थिंग वाज क्लियर। अब क्या होता है? इंदिरा गांधी अनाउंस द नेशनलाइजेशन। इंदिरा ने अनाउंस कर दिया कि अपने अकॉर्डिंग आप वोट करें। अब वीवी गिरी जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं और एन संजीव रेड्डी इलेक्शन जो है वहां पर हार जाते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि सिंडिकेट्स की कोई औकात नहीं है भैया पार्टी में, तो जो इंदिरा के साथ है वही होंगे। अब इंदिरा के साथ सारे नए लोग भी जुड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो ओल्ड लोगों का ग्रुप है भाई कितने टाइम, दे आर वेरी ओल्ड पीपल, खत्म हो जाएंगे इनकी आइडियोलॉजी। इंदिरा के साथ उन्हें अपना फ्यूचर नजर आ रहा था, तो जितने भी नए लोग थे वो सारे इंदिरा जी के साथ जुड़ते हुए चले गए। अब इंदिरा ने ये इलेक्शन जीतने के बाद प्रूव कर दिया दैट पार्टी बिलोंग्स टू आवर ओनली। ठीक है। अब बहुत सारे चेंजेस जो हैं इंदिरा ने करे अपने उस इलेक्टोरल वर्डिक्ट को मेंटेन करने के लिए। उस जहां कांग्रेस उनके आने से पहले हुआ करती थी उसको मेंटेन करने के लिए। उन सब का हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। अब वो क्या क्या थे? इंदिरा अनाउंस द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेसी पर्स विच रिमूव्ड डिफरेंसेस बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी, वो भी किया इन्होंने। तो और बहुत सारे मेजर स्टेप्स लिए इंदिरा ने खुद की सुप्रीमेसी को प्रूव करने के लिए। अब एबॉलिशन ऑफ प्राइवेसी पर्स क्या था? पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर 1 में हमने, आपको याद होगा, हमने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात की थी। दिस इंटीग्रेशन जो हुआ था इट वॉज प्रोसीडेड बाय एन एश्योरेंस दैट आफ्टर द dissolution of princely rule, the ruler and his family they will get allowance, certain allowance from the government। उनकी जो प्रॉपर्टी, उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो उनकी ही रहेगी और कुछ अलाउंस उनको मिलेगा, गवर्नमेंट से
ग्रांट मिलेगी जो कि हेरिडिटरी के उस पर मिलेगी, लेकिन उसका जो रेशो है वो कम होता जाएगा। जैसे राजा के जो राजा है उसके बेटे को, उसके बाद उसके बेटे को वो ग्रांट मिलती रहेगी। ये साइनिंग उसमें था, है ना, कि जितना उनका पोटेंशियल है, कितने एरिया को मर्ज कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग होगी। ये जो ग्रांट है जो गवर्नमेंट उनको दे रही थी, ये प्राइवी पर्स कहलाती थी। अब इंदिरा गांधी ने इसको खत्म कर दिया, मतलब जो एड मिल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से उन राजाओं को, वो खत्म कर दी गई। अब एट दैट टाइम इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। इंदिरा गांधी ने इसके साथ एक और काम किया, वो एड खत्म करने के साथ साथ जितनी भी प्रॉपर्टी उनके पास है वो सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाए, गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि हेरिडिटरी प्रिविलेज वर नॉट कॉन्स्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस विच वॉज बीइंग लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई क्यों मिले उनको? अकॉर्ड उस वक्त तो उनको मिलाना था इंडियन उसमें यूनियन में, तो उनको कुछ ना कुछ लालच देना तो बहुत ज़रूरी था, तो ये दिया गया। लेकिन इतने सालों बाद ये एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट का उनको क्यों दिया जाए? एक्चुअली डिसॉल्यूशन सही था, इस बात को हम देखते हैं तो नेहरू जी थे, ही हैड एक्सप्रेस्ड हिज डिससैटिस्फैक्शन ओवर द मैटर टाइम एंड अगेन। बार बार नेहरू जी शुरू से इसके अगेंस्ट में थे, कितना ज़्यादा अमाउंट जो है वो क्यों दिया जाए, तो उनका वही प्रभाव इंदिरा के ऊपर आया। 1967 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी सपोर्टेड द डिमांड दैट द गवर्नमेंट शुड एबॉलिश प्राइवेसी पर्स। लोगों को भी आ रहा था, ये लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इन लोगों को तो बैठे बैठाए सब कुछ मिलता है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है इनके पास। हालांकि मोरारजी देसाई हाउएवर कॉल्ड द मूव मॉरली रॉन्ग एंड अमाउंटिंग अ ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस। हालांकि शुरू से हम देखते हैं मोरारजी देसाई चाहते थे इसको अबॉलिश कर देना, लेकिन जब इंदिरा, क्योंकि उनकी विरोधी है, उसने ऐसा किया तो मोरारजी देसाई ने क्या बोला? मोरारजी देसाई ने बोला कि नहीं उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, हालांकि वो शुरू से इसके फेवर में थे। खैर, गवर्नमेंट जो है इट ब्रिंग डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1970 बट इट वॉज नॉट पास्ड इन राज्यसभा। इट देन इशूड इन ऑर्डिनेंस which was struck down by the Supreme Court. उसके बाद इंदिरा गांधी made a very big thing in 1971 election to got back public support. खैर, इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं 71 के इलेक्शन में जो उनको विक्ट्री मिली, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया गया और प्राइवेसी पोल्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एड जो है वो नहीं मिलेगी इन प्रिंस और उनकी मिले हुए हेरिडिटरी जो भी मिल रहा था, ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी गई।